नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। देश में मंगलवार को ही 2,80,218 नए केस मिले हैं और इस दौरान ही 1,87,215 लोग ठीक भी हुए हैं और 436 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि अब देश में ही कुल एक्टिव केस 18 लाख के पार पहुंच गए हैं। फिलहाल एक्टिव केस की ही कुल संख्या 18,23,056 है और महाराष्ट्र और कर्नाटक ने ही चिंता बढ़ा दी है, जहां केस फिर से ही बढ़ रहे हैं। हालांकि दिल्ली में ही केस घटे हुए हैं और महाराष्ट्र में ही पिछले 24 घंटे में नए केस 26% बढ़ गए हैं। यहां 29,207 नए संक्रमित मिले हैं और जबकि 38,824 लोग ठीक हुए हैं। और इस दौरान ही आपको बता दें कि 53 मौतें भी दर्ज की गई हैं, जो तीसरी लहर में एक दिन में राज्य में सबसे ज्यादा मौतें हैं। और राज्य में ही अब कुल एक्टिव केस 2,57,649 है। और आपको बता दें कि आज राज्य में ही ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई नया मामला नहीं सामने आया है और मुंबई में भी कोविड के ही 6,139 नए मामले आए हैं और 7 मरीजों की मौत भी हो गई है। कर्नाटक में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट भी 22% को पार कर गया है और पिछले 24 घंटे के दौरान ही राज्य में 41,497 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 20 लोगों की मौत हो गई है। और इससे पहले सोमवार को भी आपको बता दें कि यहाँ पे भी संक्रमित मरीज मिले थे। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ही बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और इस बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। और अब तक ही बीजेपी की ओर से यूपी में ही 109 उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं और यूपी से ही 2 नामों का ऐलान बीजेपी ने कल कर दिया था। हवाले से खबर है कि पिछले 3 दिन में ही मैराथन बैठक के बाद ही बीजेपी ने यूपी के बाकी चरण के उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर लिया है। तीसरे, चौथे, पांचवें चरण के उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं और साथ ही गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी फाइनल हो चुका है। 160 सीटों के लिए ही बीजेपी की कोर कमेटी ने ही अपनी तैयारी कर ली है और इसके लिए जेपी नड्डा, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, सुनील बंसल, सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के बीच लंबी चर्चा हुई है और अब कोर कमेटी की बैठक फाइनल लिस्ट को ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक चुनाव समिति चर्चा के बाद इस लिस्ट पर ही अपनी मुहर लगा देगी और यूपी ही नहीं, बीजेपी ने भी बाकी 4 चुनावी राज्यों गोवा, उत्तराखंड, पंजाब के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी कर लिया है। आपको बता दें कि सुबह 11:30 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और अब ये देखना होगा कि इसको लेकर क्या किसको टिकट मिलता है और किसका टिकट नहीं मिलता है और बीजेपी सीटों के लिए ही क्या नया समीकरण लेकर आती है। उत्तर प्रदेश में ही अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है। चुनाव आयोग ने ही समाजवादी पार्टी को उसकी सभा में ही कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन के मामले में चेतावनी देकर छोड़ दिया है। मतलब चुनाव आयोग ने इसे पहली गलती मानकर पार्टी पर कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है। अब कोई कड़ी कार्रवाई न करते हुए चुनाव आयोग ने ही समाजवादी पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि यह पार्टी का पहला उल्लंघन था। ऐसे में पार्टी भविष्य में और ज्यादा सावधान रहे और चुनाव के ही दौरान सभी मौजूदा मानदंडों और दिशा निर्देश का पालन करें। आपको बता दें कि शुक्रवार 14 जनवरी को ही समाजवादी पार्टी ने ही राजधानी लखनऊ में वर्चुअल रैली के नाम पर ही एक कार्यक्रम का आयोजन किया था और इस कार्यक्रम में ही योगी सरकार में ही मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के कई विधायकों ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में ही समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और इससे
कोविड प्रोटोकॉल और चुनाव आयोग के फैसले का उल्लंघन माना गया था। दुनिया भर में बढ़ रहे कोरोना के मामले ने देश के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी तहस नहस कर दिया है। इस महामारी ने ही टूरिज्म सेक्टर को ही काफी प्रभावित किया है। कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए ही एक देश से दूसरे देश जाने पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को देखते हुए ही फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है कि टूरिज्म सेक्टर जल्द ही पटरी पर वापस आ सकती है। दरअसल वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने ही मंगलवार को कहा कि साल 2024 तक टूरिज्म सेक्टर के ही महामारी के पहले स्तर पर ही लौटने की उम्मीद नहीं है। और आपको बता दें कि यूएन एजेंसी के वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर के अनुसार कहा जा रहा है कि कोरोना के ही नए तेजी से फैलने वाले वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले ही वेरिएंट की तुलना में ही कम गंभीर है, लेकिन इसके फैलने की रफ्तार के कारण ही ये टूरिज्म क्षेत्र की रिकवरी को बाधित करेगा। बैरोमीटर के ही अनुसार टूरिज्म क्षेत्र में ही आपको बता दें कि पिछले साल यानी कि 2021 में ही साल 2020 के मुकाबले 4% की वृद्धि देखी गई थी, जबकि कोरोना महामारी के आने से पहले ही यानी कि साल 2019 की तुलना में साल 2020 में ही पर्यटक विभाग के आय में ही 72% की कमी आई थी। आपको बता दें कि साल 2020 में ही पूरी दुनिया कोरोना की पहली लहर की चपेट में आ चुका था और संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक प्रेस रिलीज में कहा था कि कोरोना संक्रमण के कारण ही आने वाले साधनों पर ही प्रतिबंध के चलते दुनिया भर में टूरिज्म सेक्टर में ही रिकवरी की रफ्तार धीमी बनी हुई है। और बयान में कहा गया कि 2021 में ही पर्यटक का आर्थिक योगदान $1.9 ट्रिलियन रहने का अनुमान है, जो 2020 के ही $1.6 ट्रिलियन से ही ऊपर है, लेकिन ये महामारी के ही पहले के ही $3.5 के ही स्तर पर अब नहीं, काफी नीचे है। कर्ज के माफी बोझ तले दबे कारोबारी विजय माल्या की लंदन स्थित आलीशान घर से ही बेदखल किए जाने के बाद आदेश पर ही रोक लगाने की अर्जी ब्रिटिश अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी है। और दरअसल आपको बता दें कि स्विस बैंक यूबीएस के ही साथ लंबे समय से जारी कानूनी विवाद में ही माल्या के घर खाली कराने का आदेश दिया गया था। माल्या ने इस आदेश के अनुपालन कर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन लंदन हाई कोर्ट के चांसली डिवीजन के ही न्यायाधीश मैथ्यू मार्श ने भी अपने फैसले में कहा कि माल्या परिवार को ही बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने का कोई आधार नहीं है और इसका मतलब है कि माल्या को ही संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। और माल्या को इस स्विस बैंक को ही 2.4 करोड़ पाउंड का ही कर्ज लौटाना है। माल्या के लंदन में मौजूद इस घर में ही उसकी 95 साल की मां रहती है। और बता दें आपको कि कारोबारी माल्या मार्च से साल 2016 में ही ब्रिटेन भाग गया था। वो भारत में ही 9,000 करोड़ रुपए के कर्ज की हेराफेरी और धन शोधन के मामले में ही बाधित है। और आपको बता दें कि यह कर्ज किंगफिशर एयरलाइंस को ही कई बैंकों ने दिए थे और 65 साल का माल्या ब्रिटेन में ही फिलहाल जमानत पर है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्यर्पण प्रक्रिया से ही जुड़े एक अलग मामले में देश में शरण लेने के मुद्दे पर गोपनीय कानूनी कार्रवाई का समाधान होने तक वो जमानत पर रह सकते। एयर इंडिया की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा गया है कि अमेरिका और भारत के बीच विमान सेवा में ही 9 जनवरी यानी कि आज 5G इंटरनेट के चलते ही खास बदलाव किया जाएगा। अमेरिकी उड्डयन नियामक फेडरल एविएशन और एडमिनिस्ट्रेटर्स के ही मुताबिक कहा जा रहा है कि 5G के ही चलते विभाग के रेडियो अल्टीमीटर इंजन और ब्रेक सिस्टम में ही बाधा पैदा हो सकती है, जिससे रनवे पर ही विमान के लैंड होने से परेशानी का सामना किया जा सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि दुबई के ही एमिरात एयरलाइन ने ही भी बीते दिन अमेरिका के अलग अलग जगह जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया है। दरअसल एयर इंडिया ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि अमेरिका में ही 5G के चलते ही भारत से वहां की सेवाओं में 19 जनवरी 2022 में बदलाव किया जाएगा। कंपनी ने आगे कहा कि इसके अलावा विमान के प्रकार में भी बदलाव किया जाएगा, जिसके बारे में जल्द अपडेट साझा होगा। और बता दें आपको कि अमेरिका एयरपोर्ट्स पर भी आज से ही 5G तकनीक शुरू होने जा रही है और जिससे फ्लाइट्स के ही प्रभावित होने की पूरी आशंका है। यूनाइटेड एयरलाइंस ने भी एक बयान में कहा कि अमेरिका की सरकार का ये प्लान विमान सेवा को गंभीर तौर पर प्रभावित करता है
और जानकारी के मुताबिक अमेरिका की एयरलाइंस ने ही बाइडेन प्रशासन से इसे कुछ समय के लिए टालने का अनुरोध किया था। आपको बता दें कि उन्होंने पत्र लिखकर चेतावनी भी दी थी कि इसका असर गंभीर हो सकता है। हालांकि अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है कि बाइडेन प्रशासन ने एयरलाइंस की इस चेतावनी को कितनी गंभीर रूप से लिया है। माना जा रहा है कि 5G तकनीक के ही एयरलाइंस की फ्रीक्वेंसी में ही बाधा पैदा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड के ही पीड़ित परिवार ने कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने से साफ इंकार कर दिया है। कांग्रेस महासचिव और यूपी की पार्टी प्रभारी प्रियंका गांधी ने हाथरस के पीड़ित परिवार के सदस्य को चुनावी टिकट देने का ऐलान किया था। अब पीड़ित के ही भाई ने कहा है कि 1.5 साल बाद भी हमें न्याय नहीं मिला है, इसलिए चुनाव नहीं लड़ सकते। पीड़िता के भाई ने कहा कि अगर प्रियंका गांधी ने हमें टिकट देने का ऐलान किया है तो हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमें टिकट नहीं, न्याय चाहिए। उन्होंने कहा कि मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ सकते। गौरतलब है कि यूपी में ही हाथरस जिले के ही चंदपा गांव में 14 सितंबर 2020 को दलित लड़की के साथ गैंगरेप की घटना हुई और आरोपियों ने ही उस पर जानलेवा हमला भी किया। बाद में पीड़िता की दिल्ली के ही सफर जंग अस्पताल में ही मौत हो गई और इस घटना के बाद विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गया। वहीं कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में उन्नाव रेप पीड़िता की मां को भी टिकट दिया था। कांग्रेस 125 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है और जिसमें 40% महिलाएं हैं। इस दौरान ही प्रियंका गांधी ने भी कहा था कि हमारी उन्नाव की प्रत्याशी गैंगरेप पीड़िता की मां आशा सिंह है, वे चुनाव लड़ना चाहती है और हमने उनको मौका दिया और जिस सत्ता के जरिए उनके पति की हत्या हुई, बेटी का रेप हुआ, एक्सीडेंट हुआ, ऐसे में वही सत्ता अपने हाथों में ले। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बुधवार सुबह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी। आपको बता दें कि अपर्णा यादव सुबह 10 बजे ही सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगी। आपको ये भी बता दें कि यूपी चुनाव के मद्देनजर ही सूबे में दल बदल कर काम जो है जोरों पर चल रहा है और हाल ही में बीजेपी के 3 मंत्री समेत कई विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और इससे कुछ दिन पहले भी उनके बीजेपी ज्वाइन करने की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन तब कानपुर के ही पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण अकेले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। हालांकि अब तय हो गया है कि कल अपर्णा आधिकारिक तौर पर ही बीजेपी में चली जाएंगी और गौरतलब है कि अपर्णा मुलायम सिंह के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की पत्नी है। अपर्णा ने 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ कैंट सीट से ही समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा था और उन्हें बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी के ही हाथों हार का सामना करना भी पड़ा था और उनके लिए ही अखिलेश यादव ने प्रचार भी किया था। आपको बता दें कि जोशी के ही सांसद चुने जाने के बाद हुए उपचुनाव में भी बीजेपी ने ये सीट जीत ली थी। अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक तौर पर ही तारीफ करती नजर आती रही हैं और मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली अपर्णा कई बार योगी आदित्यनाथ के साथ नजर भी आ चुकी हैं। ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी उन्हें लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है और अखिलेश यादव के छोटे भाई की पत्नी अपर्णा यादव को टिकट दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि हमारे परिवार की हमसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को चिंता है।